नमस्कार, एएनबी न्यूज़ पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कर्ण। और आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं, क्योंकि यह देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट ही नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नज़रअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज़ आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपको दिखे कोरोना के लक्षण तो इसका जल्द टेस्ट करवाएं और वायरस को मिटाने में हमारा सहयोग करें। और अब चलते हैं एएनबी सुपरफास्ट की पहली खबर की तरफ, जहां देश भर में आज ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में लोगों ने शनिवार सुबह नमाज अदा की। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह 6:05 पर नमाज अदा की गई। कोरोना संकट के चलते जामा मस्जिद में नमाज अदा करने आए लोगों से बार बार मस्जिद प्रशासन ने दूरी बनाकर नमाज अदा करने की अपील की। जामा मस्जिद में तैनात पुलिसकर्मियों ने थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही लोगों को मस्जिद में प्रवेश करने दिया। हालांकि जामा मस्जिद में नमाज के दौरान मिली जुली तस्वीरें देखने को मिली। कोरोना संकट में कुछ नमाजी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए तो वहीं कुछ इसका उल्लंघन करते भी नजर आए। मस्जिद में आगे बैठे लोग तो दूरी बनाकर नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन पीछे बैठे लोग बेहद नज़दीक बैठकर नमाज अदा करते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर भी नमाज अदा की। नमाज के बाद लोग जल्दबाजी में एक दूसरे से सटकर बाहर निकलते दिखे। कई बिना मास्क के मस्जिद में घूमते नजर आए। हालांकि लोगों ने माना कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया। उनका यह भी कहना था कि ज़्यादातर लोगों ने नियमों का पालन किया, देरी से पहुंचने पर कुछ ने नियमों का उल्लंघन किया। आपको बता दें कि ईद उल फितर के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरीद मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा पर्व है। दोनों ही मौक़ों पर ईदगाह जाकर या मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। ईद उल फितर पर शीर खुरमा बनाने का रिवाज है, जबकि ईद उल जुहा और बकरे या दूसरे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस के संकट की वजह से स्थिति अलग है, इसलिए त्योहारों पर जमा होने वाली भीड़ पर भी सरकार पाबंदियां लगा रही है। लिहाजा एहतियात के साथ पूरे देश में बकरीद मनाई जा रही है। राजस्थान में सियासी संकट देखा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार भारतीय जनता पार्टी पर राज्य की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रहे हैं। अब सीएम गहलोत का कहना है कि अमित शाह हर वक्त सरकार गिराने के बारे में सोचते हैं। सीएम ने कहा कि अमित शाह का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं कि फोर फ्रंट पर वो ही आते हैं। कर्नाटक के लिए भी, एमपी के लिए भी, गोवा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, तो मजबूरी में कहना पड़ता है कि अमित शाह जी आपको क्या हो गया है? आप रात दिन जागते सोते हर वक्त सोचते हो कि किस तरह से गवर्नमेंट को गिराऊं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि चुनी हुई सरकारें अगर इस तरह से गिरने लगेंगी तो देश में डेमोक्रेसी कहां बचेगी। पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं। डेमोक्रेसी बचे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी जाएंगी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो देश का क्या होगा। सीएम गहलोत का कहना है कि हम सबकी ड्यूटी है, हर नागरिक की ड्यूटी है, जुडिशरी हो, विधायक का हो, कार्यपालिका हो या मीडिया हो, सबकी ड्यूटी है, पहला काम है हम डेमोक्रेसी को बचाएं। हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो आगे आएँ। ये मैं अपील करना चाहता हूँ। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अयोध्या में तैयारियां चरम पर हैं। अब सभी को इंतजार 5 अगस्त का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट लगाएंगे। कोरोना काल में इस भव्य आयोजन के लिए प्रशासन ने ऐसी तैयारी की कि परिंदा भी पर न मार सके। फैजाबाद प्रशासन आयोजन को लेकर पूरी तरह से चौकस है। अगर बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए अयोध्या की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। वहीं पीएम की सुरक्षा को लेकर 7 जोन बनाए गए हैं। इनमें हनुमानगढ़ी और सरयू तट भी शामिल है। साकेत महाविद्यालय से लेकर नया घाट तक मुख्य मार्ग को
सुपर सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। भूमि पूजन की पूर्व संध्या यानी कि 4 अगस्त की शाम से किसी को अयोध्या में प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी रास्तों पर तैयारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। पड़ोसी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए जो पुलिस के साथ सीमा पर निगरानी करेंगे। 3 अगस्त से ही हाईवे समेत सभी छोटे बड़े रास्तों पर बैरियर लगा दिए जाएंगे। वहीं सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार सुरक्षा उपायों में कोई कमी नहीं रखना चाहती। यही वजह है कि यूपी के तमाम आला अधिकारियों ने शुक्रवार को अयोध्या में ही डेरा डाले रखा, हर व्यवस्था को देखा, परखा और पीएम के दौरे के मद्देनज़र ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। इन सबके बीच कोरोना संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से खास अपील की, जिसमें उन्होंने लोगों से घरों में रहकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लाइव देखने की अपील की। मुख्यमंत्री पिछले हफ्ते ही अयोध्या का दौरा कर चुके हैं और अब 2 अगस्त को तैयारियों का जायजा लेने फिर अयोध्या पहुंचेंगे। इस बीच शुक्रवार को केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी अयोध्या का दौरा किया। शासन और प्रशासन के सामने इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने की चुनौती है। कोशिश यह की जा रही है कि कोरोना महामारी की तमाम सीमाओं के बीच ही इस आयोजन को ऐसा किया जाए जो अद्भुत हो, अविस्मरणीय हो और अविश्वसनीय भी। इसके लिए पूरे पंडाल को वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन की तैयारी शुरू हो गई। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भूमि पूजन में शामिल होने अयोध्या जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के अलावा अवधेशानंद सरस्वती, उमा भारती, साध्वी रिजम्बरा, राम भद्राचार्य, इकबाल अंसारी, मोहन भागवत, कल्याण सिंह, विनय कटियार को भी भूमि पूजन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। अब अगर बात करें तो कौन नहीं आने वाला है, तो भूमि पूजन कार्यक्रम में कोई केंद्रीय मंत्री शामिल नहीं होगा। राजनाथ सिंह और अमित शाह के आने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब यह दोनों भी नहीं आएंगे। उम्र, स्वास्थ्य और कोरोना को देखते हुए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के भी अयोध्या आने की संभावनाएं नहीं है। किसी मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। वहीं किसी उद्योगपति को भी भूमि पूजन का निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी धर्मों के प्रतिनिधि भूमि पूजन में उपस्थित होंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन में शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक दलों के निशाने पर हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पीएम मोदी का बचाव करते हुए कहा कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण कार्य राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू करवाया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तर्ज पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करवाएंगे। उमा भारती ने कहा कि अयोध्या अब विवाद का विषय नहीं रहा, वहां आस्था का टकराव नहीं था। मुसलमानों की आस्था खुदा पर है, मक्का मदीना पर है, इस्लाम पर है, लेकिन बाबर या बाबर की बनवाई हुई किसी यादगार पर नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान, सबकी नज़र में बाबर एक विदेशी हमलावर था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उमा भारती ने कहा कि अयोध्या मुद्दे को नेहरू ने राजनीतिक मंशा से साल 1949 में विवादित बना दिया था। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी धर्म के लोगों ने स्वीकार किया है। ऐसा नेहरू के समय भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस की वोट बैंक की भूख ने तब ऐसा नहीं होने दिया और देश को 71 साल तक तनाव में रखा। अब देशवासियों ने ही एकजुटता से इस तनाव का वजूद मिटा दिया और उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी विचारधारा के लोगों पर आरोप लगाया कि वह मंदिर निर्माण कार्य को शांति से शुरू नहीं होने देने की बेचैनी से घिरे हुए हैं। देश के लोग एकजुट होकर उनके मंसूबों पर पानी फेर देंगे। वहीं इसके साथ ही उमा भारती ने कहा कि 5 शताब्दियों तक चले मंदिर निर्माण के अभियान के अंतिम चरण में अशोक सिंघल और लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में भागीदारी करके मेरे जैसे लोग धन्य हो गए। उन्होंने सरकारें आने जाने को माया बताया और कहा कि इस अभियान में भागीदारी का कभी अफसोस नहीं रहा। सीबीआई अदालत को मंदिर, कानून को वेद और जज को भगवान बताते हुए उमा भारती ने कहा कि उनके मुंह से जो वाणी निकलेगी शुराधार्य करूंगी, मुझे तो हर सज़ा मंजूर थी। तो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था पर
उन्हें विश्वास है मामला कोर्ट में है, इसलिए चुप हैं। सच के सामने आने का उन्हें पूरा भरोसा है। एक्ट्रेस का ये वीडियो इस समय खूब सुर्खियां बटोर रहा है। रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर अपना छोटा सा वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं चुप हूँ। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। सच के सामने आने का भरोसा है। सत्यमेव जयते। रिया ने पूरे प्रकरणों पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया पर रिया का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सुशांत की मौत के बाद रिया का यह पहला वीडियो बताया गया। जब से सुशांत के पिता ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगा एफआईआर दर्ज करवाई, एक्ट्रेस की मुसीबत काफ़ी बढ़ गई। लेकिन इस मामले में रिया चक्रवर्ती ने भी एग्रेसिव स्टैंड लेते हुए खुद को न सिर्फ निर्दोष बताया बल्कि अपने पर लगे सभी आरोपों को भी बेबुनियाद बता दिया। ऐसे में अब रिया का यह वीडियो सामने आना इस केस में बड़ा माना जा रहा है। वैसे बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट में पहली बार इस बात को भी कबूला है कि वह सुशांत संग लिव इन रह रही थी। रिया चक्रवर्ती ने यह भी जानकारी दी कि सुशांत की मौत के बाद उन्हें जान से मारने और रेप की धमकी दी गई। रिया के वकील ने बिहार पुलिस की भी जांच पर रोक लगाने की मांग की। उनके मुताबिक उस केस को भी मुंबई शिफ्ट कर देना चाहिए। दलील दी जा रही है कि एक ही मामले में दो जगह जांच नहीं हो सकती है। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कस्बा करनी सेक्टर और बालाकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। बालाकोट में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के कस्बा करनी सेक्टर में मोर्टार से गोलीबारी की और युद्ध विराम का उल्लंघन किया। इस पर भारतीय सेना के जवानों को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा। इससे पहले बुधवार को उरी में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की गोलीबारी में भारतीय सेना के एक मोर्टार की मौत हो गई थी, जबकि इससे पहले पाकिस्तान की ओर से सीज़फायर उल्लंघन किए जाने पर सोमवार को भारतीय सेना ने ज़बरदस्त कार्रवाई की, जिसमें पाक सेना का जवान मारा गया था। वहीं 8 अन्य पाक जवान घायल हो गए थे। बीते दिन दिल्ली से सटे नोएडा में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। इमारत के नीचे कई लोग दब गए, जिनमें से 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई थी। नोएडा के सेक्टर 11 स्थित F62 में यह बिल्डिंग गिरी। बताया गया कि इमारत निर्माणाधीन थी। वहीं मौके पर पुलिस बल के साथ फायर ब्रिगेड की टीम, एम्बुलेंस और एनडीआरएफ मौजूद थे। मौके पर मौजूद रहे लोगों का कहना था कि मलबे के नीचे कई लोग दबे हैं। इमारत नोएडा सेक्टर 24 पुलिस स्टेशन के तहत आती है। हाल ही के दिनों में यह दूसरा बड़ा हादसा है। कुछ दिन पहले ही मुंबई में भानुशाली इमारत का एक हिस्सा गिर गया था। इस हादसे में 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना के बाद से ही चीन से काफ़ी नाराज़ हैं। कई बार मीडिया से रूबरू होते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर निशाना साधा और वायरस फैलाने के लिए सीधा उसी को जिम्मेदार ठहराया। अब ट्रंप प्रशासन चीन पर एक और कड़ी कार्रवाई कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका में भी टिकटॉक पर बैन लगाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि हमारा प्रशासन भी टिकटॉक पर एक्शन लेने के लिए इसका मूल्यांकन कर रहा है। एक प्रचलित चीनी वीडियो ऐप अब राष्ट्रीय सुरक्षा और सेंसरशिप के मुद्दे का एक स्रोत बन गई है। वहीं ट्रंप का बयान उन रिपोर्ट्स के बाद आया है जिसमें कहा गया कि बाइट डांस टिकटॉक को बेच सकता है और कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से इस बारे में बात कर रही है। ट्रंप ने रिपोर्ट्स से बात करते हुए कहा कि हम टिकटॉक को देख रहे हैं, हम इसे बैन भी कर सकते हैं, हम कुछ और भी कर सकते हैं, हमारे पास कई दूसरे विकल्प भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। वहीं कई विदेशी मीडिया न्यूज़ एजेंसी की खबरों के मुताबिक जल्द ही बाइट डांस खुद को टिकटॉक से अलग होने के बारे में घोषणा कर सकता है। अमेरिका की कई बड़ी टेक कंपनी और फाइनेंशियल फर्म के टिकटॉक के खरीदने की खबरें आई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और फॉक्स न्यूज़ ने सूत्रों का हवाला देते हुए शुक्रवार को बताया कि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीद सकता है और कंपनी इस बाबत बातचीत भी कर रही है। देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वायरस
से संक्रमित लोगों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। देश भर में इस वायरस से संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है करीब 17 लाख के पास पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के अब तक 16,97,054 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 10,95,647 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 36,551 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो वहीं देश में अभी 5,64,430 एक्टिव केस हैं। वहीं इसी तरह महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,320 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या 4,22,118 हो गई। इसके साथ साथ राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से 265 और लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 14,994 हो चुका है। तो वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ 1,195 नए मामले आने के बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,35,598 हो गई। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 5,881 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 2,45,859 हो गई। राज्य में अब तक इस महामारी से 3,935 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 10,376 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 1,40,933 तक पहुंच गया। केरल में 1,310 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 23,614 हो गई। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना केस कम नहीं होने का नाम ले रहे। पिछले 24 घंटे में 1,195 नए मामले रिकॉर्ड हुए। इस तरह से दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,35,598 हो गए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत हो गई। इसी तरह से दिल्ली में कुल मौत का आंकड़ा 3,963 तक पहुंच गया। हालांकि दिल्ली में अब तक कुल 1,20,930 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु शुरुआत से ही अति संवेदनशील हैं। महाराष्ट्र में पहले दिन से ही कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, जबकि दिल्ली और तमिलनाडु में उतार चढ़ाव देखने को मिले। यही वजह है कि अप्रैल माह के पहले सप्ताह तक दिल्ली दूसरे स्थान पर थी। इसके बाद मई तक तमिलनाडु और उसके बाद दिल्ली वापस आई। अब तमिलनाडु एक बार फिर से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। गुजरात में भी संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राज्य में अब तक 61,438 संक्रमित पाए जा चुके हैं। शुक्रवार को 1,153 नए मामले सामने आए। राज्य में 22 लोगों की मौत के साथ अब तक इस वायरस से 2,436 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना महामारी पर रोक लगती नजर नहीं आ रही। राज्य में नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में और 4,422 नए केस मिले हैं और मरीजों का आंकड़ा 85,461 पर पहुंच गया। राज्य में अब तक 1,630 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में शुक्रवार को कोरोना के 1,862 नए मामले दर्ज किए गए। नए आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या 40,270 हो गई, जिनमें 9,811 सक्रिय मामले हैं, जबकि 30,358 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 98 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 838 नए केस के साथ अब तक 31,806 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। राजस्थान में 1,147 केस मिले हैं। राज्य में अब तक 42,083 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि उड़ीसा में 1,499 नए मरीजों के साथ 31,877 मरीज संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 336 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,192 हो गई। राज्य में 2,908 एक्टिव मामले हैं, जबकि 6,230 मरीज ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके साथ ही राज्य में अब तक इस वायरस से 54 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी 28 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों की शोध लगातार जारी है और हर दिन कुछ न कुछ
नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। अब एक नई स्टडी में यह बात पता चली कि कोरोना वायरस के मरीज 9 दिनों के बाद संक्रामक नहीं रह जाते। यानी 9 दिनों के बाद कोरोना वायरस के मरीज से यह बीमारी किसी दूसरे में नहीं फैलती है। यह स्टडी मेडिक्सिव में छपी है। इस स्टडी की समीक्षा की जानी अभी बाकी है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने इसके लिए 79 स्टडीज से डेटा एकत्रित किए। शोध में पता चला कि गले, नाक और मल में होने के बावजूद इस वायरस के कण 9 दिनों के बाद संक्रामक नहीं रह जाते। इस स्टडी के प्रमुख शोधकर्ता मुगे केविक और एटोनिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि लक्षण दिखने के बाद कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA मरीज के गले में औसतन 17 से 83 दिनों तक रहता है, लेकिन यह RNA संक्रामक नहीं रह जाता। वहीं शोधकर्ता ने यह भी कहा कि PCR टेस्ट में यह कमज़ोर RNA पकड़ में आ जाता है, जो 9 दिनों के बाद वायरस को फैलाने में असफल रहता है। स्टडी के अनुसार कोरोना वायरस का RNA श्वसन तंत्र और मल में लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन यह बहुत कम दिनों तक सक्रिय रहता है। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार गहराता ही जा रहा है। हर रोज़ नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या में उछाल देखने को मिला। अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी गांवों और शहरों में अपने कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक ऑक्सीमीटर पहुंचाने का काम करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कार्यकर्ताओं से बात की और अपील की कि वह गाँव और शहरों में ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। इस दौरान 10,000 से अधिक छात्र सरकारी विभागों और उद्योगों की 243 समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में 25 जुलाई को गायब हुए वकील धर्मेंद्र चौधरी का शव आधी जली हालत में गोदाम में मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बुलंदशहर के SSP ने कहा कि 25 जुलाई की रात धर्मेंद्र अपने दोस्त विक्की के यहाँ खाना खाने गए थे। विक्की ने धर्मेंद्र से ब्याज पर पैसे लिए थे और उनका 70 से 80 लाख का लेन देन था। बिहार में बाढ़ के कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों के घर पानी में डूब गए। लोगों का कहना है कि उनके घर का सारा सामान पानी में खराब हो गया और सरकार ने कोई मदद नहीं की। हरियाणा के हिसार में सिरसा रोड स्थित ताऊ देवीलाल सदन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार ने पिछले 9 महीने में 9 घोटाले किए, जिसके चलते उन्होंने सरकार से इसकी CBI जांच करवाने की मांग की। अगस्त महीने की पहली तारीख आम आदमी के लिए बड़ी राहत लेकर आई, क्योंकि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडाइज्ड LPG सिलेंडर के दाम दिल्ली में 594 रुपये स्थित हैं। राजस्थान के सीकर में कोरोना संक्रमण के बचाव के संबंध में आम लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की ओर से नई पहल की गई। आपको बता दें कि कलेक्टर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से कोरोना ऑडियो जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की खाद्य विभाग टीम शुक्रवार को उरगा थाना क्षेत्र पहुंची। दरअसल टीम को शिकायत मिली थी कि पेट्रोल पंप में नापतोल और मिलावट की जा रही है, जिसके बाद मिलावट की शिकायत मिलने पर पुलिस जांच करने पहुंची। इस कड़ी में खाद्य अधिकारी आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि एक शिकायत पर जांच करने पहुंचे हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नापतोल के मामले में जाँच की गई, जिसमें सभी चीज़ें सही पाई गई। ANB सुपरफास्ट में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।